संस्था के लिए दिल से काम करता था और करता रहूंगा, यह बात डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने कही। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन रहे डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने रविवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा, यह कार्यवाही बिना नोटिस दिए नियम विरुद्ध की गई है। वह विधिवत कार्यवाही भी चल रही थी, उसके लिए बकायदा टीम भी गठित की गई थी। इसके बाद भी नियम विरुद्ध तरीके से इस तरह की कार्यवाही कहीं न कहीं नियम व कानून के विरुद्ध है। इस कार्यवाही के खिलाफ लीगल प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने साफ तौर पर कहा कि वह संस्था और संस्थान के लिए सदैव तत्पर रहे हैं और आगे भी तत्परता से कार्य करते रहेंगे। उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता। मरीजों की सेवा व संस्था का विकास उनके लिए उनका परम कर्तव्य है। आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने क्या कहा, आइए हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। आप जैसे ही कहा, हम एक्चुअली इसमें मेरा ही पूरा योगदान नहीं रहा। कोविड के हमारी सभी डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय, स्वीपर सभी लोगों का योगदान रहा और उसके वजह से हम लोग अन्य संभागों की तुलना में बहुत बेहतरीन मरीजों को सेवा दे पाए हैं और काफ़ी कम मॉर्टेलिटी के साथ में हम लोगों ने काफ़ी कोविड के द्वारा जो जान जा सकती थी उनको बचाया जा सका। और अभी भी हमारी टीम पूरी सतत प्रयास करती है कि हम अपने संस्था को और अधिक से अधिक उच्च स्तर पर लेकर जाएं अन्य कॉलेजों की तुलना में। और हमारे जितने भी सहयोगी है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के कंसल्टेंट हो या सर्जरी के, जैसे डॉक्टर प्रियंक शर्मा, विष्णु पटेल, दिनेश पटेल, ये लोग जितनी काफ़ी मेहनत करते हुए अपने संस्था के लिए कोशिश करते हैं। अभी जो घटना हुई है उसमें अब हम लोगों ने जो इसका जो विश्लेषण किया गया है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो स्टाफ अधिक से अधिक जो है लोगों को परेशानी ना हो और कार्य करता रहे। तो हमारा क्लरिकल स्टाफ और हमारे अन्य स्टाफ पूरी कोशिश करते रहते थे, पर कई स्टाफ ऐसे होते हैं कि जिनको हमको थोड़ा सा शोकॉज नोटिस देना होता है या उनको दिशा निर्देश देना होता है कि भाई लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे एक हमारे प्रकरण में ये हुआ था कि हमारी नर्सेस बहनों को समय वेतन नहीं दिया जा रहा था, तो हमने उस कर्मचारियों को काफ़ी कड़े शब्दों में जब कहा और हमारे जो नर्सेस को जो उनको हक था उनका वो दिल पाया था। तो कभी कभी इस तरह का हो जाता है कि किसी क्लरिकल स्टाफ को पे कार्रवाई की जाना। जिस मामले में नाम आ रहा है, जिस मामले में कहा जा रहा है और चर्चा ये है कि उसमें जो फोटोकॉपीज यहाँ आई हैं सबके पास, उसमें दंडित किया गया है, तो उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? जो पत्र प्राप्त हुआ है ना, उसमें जो हमारे लेखापाल थे बीके शुक्ला साहब, तो मेरी कोई उससे कोई पर्सनल कोई दुर्भावना वश ये कार्रवाई नहीं थी। ये कुछ हमारे कुछ कर्मचारी हुए थे, उसी में कमिश्नर साहब के यहाँ से एक दिशा निर्देश आए थे कि जो भी लोग हैं उनको चिन्हित करें और कार्रवाई करें। मतलब उसके लिए तो कमेटी भी बनी होगी ना? कमेटी हमने बनाई कि पहले तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को ये था कि कौन कौन व्यक्ति उसको आइडेंटिफाई करे। तो पहला चरण में यही हुआ। तो उसमें इस चरण में जो भी नाम आया उसमें हमारे जो व्यक्ति थे लेखापाल बीके शुक्ला उनका भी नाम आया और हम लोगों ने फिर उनकी कार्रवाई हेतु भी एक समिति बनाई और समिति ने अपनी कार्रवाई अभी कमेटी में मतलब में है। अभी पूरी तरह से बस इंक्वायरी स्टार्ट ही हुई थी। इंक्वायरी स्टार्ट हुई। अब ये है, इसी दौरान ये कार्रवाई हम लोगों ने जब पत्र आया तो इस समय इसमें थोड़ा समय तो कमेटी में आपके अलावा और भी कुछ लोग रहे हों? कमेटी अलग रहती थी। तो उसका चेयरमैन कौन? उसमें हमारे जो हमको चिन्हित करने के लिए बोला था उसमें डॉक्टर शशिधर कर ने पूरी अच्छे से कार्रवाई की और इसके अलावा हमारे जो अधीनस्थ लोग थे, हमारा क्लरिकल स्टाफ और हमारे प्रशासकीय अधिकारी जो थे, इन लोगों ने उस पर पूरी छानबीन की और उसके तत्पश्चात ही हमारे जो लेखापाल थे उस पर कार्रवाई का निर्णय लिया। नहीं तो उसमें कहा यह जा रहा है कि आपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। और इसमें जिस तरह से जिस स्टेप से हम लोग चले थे जब, तो कार्रवाई बहुत ही सटीक चल रही थी। धीरे धीरे हम एक एक कदम सही करते हुए बढ़ रहे थे और हमने इसमें शासन ने हमें बुलाया भी था। इसके लिए हम शासन को गए थे, शासन के नॉलेज में भी थी ये बात और उन लोगों ने हमें बुलाया भी था। तो हम उसका जवाब देने हम लोगों ने अपना जवाब भी दिया हुआ है शासन को
ऐसा भी नहीं था कि शासन को ये बात का पता नहीं था। ये कार्रवाई करने से पहले सर आपको क्या नोटिस दी गई थी या नहीं, मुझे भी स्पष्टीकरण इसके मांगे? बारे में कोई अचानक ही मुझे ये लेटर की प्राप्ति हुई है, लेकिन किसी तरह का मुझे कोई कारण बताओ नोटिस या किसी समिति के द्वारा बुलाया जाना ऐसा नहीं हुआ। क्या कोई बड़ा स्कैम था इसके पीछे कि इस बारे जिस में तो तरह मैं से कुछ नहीं कह आप सकता। कोई साजिश की गई, नहीं, आप कोई ऐसा कुछ घोटाला पकड़ने वाले थे और उसके पहले ही नहीं, ऐसा ऐसा किया कुछ गया? नहीं था। तो क्या सर ये माना जाए कि एक डॉक्टर बाबुओं की गलती या बाबुओं की गलतियों का शिकार हो गया, उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा? नहीं, अब वो बाबुओं का मैं ये नहीं कह सकता हूँ। वो विशेष के कुछ चिंतित गया था हमारी समिति। मनसा मेडिकल कॉलेज के अभी तक कुछ डीन ऐसे हैं जिनके ऊपर आक्षेप लगते हुए हैं। क्या ये ऐसा नहीं कि आपके जो अगल बगल के सेवा चला रहे हैं इनके चक्कर में डीन के साथ खेल होता हो? ऐसा कहना तो अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं बता पाऊँ कि अभी तो कहना इस स्टेज पे कहना बड़ा, क्योंकि सीधे सीधे कोई आदेश जारी कर देना और एक अच्छी छवि को खराब करने की मतलब पूरे तरह से उसको बर्बाद करने का मुहिम छेड़ देना, ऐसा क्या हो सकता है? अभी इसमें हम अपना अभी उनसे स्टेटमेंट हमारा देंगे उनको, और की गई कार्रवाई पर भी हम लोग जब हमारे संज्ञान में आ गई है तो की गई कार्रवाई पर भी हम अपनी तरफ से अपना प्रतिवेदन देंगे। क्या मानते पर्सनली दुश्मनी या पर्सनली आपको टारगेट करके ये कार्रवाई की गई है? क्योंकि पहले जांच नहीं किया गया और फिर जैसा शासन कहेगी करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग का तो नियम है कि पहले 900 का नोटिस जारी होनी चाहिए, उसके अभ्यावेदन आपका अभ्यावेदन जाता है, उसके बाद अगली कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई, मतलब क्या इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नियम के अनुसार अगर उन्हें लगा है कि नियम में ऐसा है कि कह सकते भेज सकते हैं तो सर ऐसा भी सुनाई दे रहा था कि पहले भी आप इस पद के लिए इच्छुक नहीं थे, फिर भी आपको बनाया गया और अब इस तरह से हटाना एक बड़ी बात नहीं हो सकती? संस्था है, हम संस्था के लिए काम करते हैं। हमारा अपना संस्था का हम अधिक से अधिक इस तरह पर ले जाने की हम लोगों की कोशिश थी। अगर किसी कारणवश अगर हमारे जो सीनियर जो है वो नहीं हो कर पा रहे तो हमने इसकी जवाबदारी ली कि हम करेंगे, और जो शासन के जैसे दिशा निर्देश आते थे हम उसको पूरा किया करते थे। वो बात जो भी हमें आदेश मिलते थे, हमारे कमिश्नर साहब द्वारा जो आदेश मिलते थे पूर्ण काम किया करते थे। सर जो अचानक संस्था को और अधिक से जो ऊपर ले जाए, अचानक नोटिस जारी की गई, आप कह रहे हैं इससे पहले हमें सूचना नहीं थी, तो आप इस कार्यवाही को सही मानते हैं या गलत? इस तरह की ये हम हमारे जो हमारे सीनियर से इन लोगों से भी हम अपना विश्लेषण कर लेंगे, उसके बाद ही कह पाएंगे। एक शो के दौरान सपना चौधरी की तबीयत बिगड़ी, संजू गांधी अस्पताल में किया गया है उन्हें एडमिट। मशहूर डांसर सपना चौधरी की तबीयत एक शो के दौरान बिगड़ गई। सपना को देर रात संजू गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा में एडमिट करना पड़ा। सपना के पेट में तेज दर्द की शिकायत थी। हालांकि कुछ घंटों के बाद सपना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। अब यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अपने डांस से लोगों को दीवाना करने वाली सपना चौधरी सतना जिले के रामपुर बघेलान में एक लाइव शो करने आई हुई थी। शो में सपना ने दिल्ली की गर्मी गाने पर जमकर ठुमके लगाए। यह कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान सपना की तबीयत बिगड़ गई। रात लगभग 1:30 बजे सपना को संजू गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उन्हें पेट में दर्द होने की शिकायत थी। आकस्मिक चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों ने सपना को प्राथमिक उपचार दिया और कुछ जरूरी जांच कराने की सलाह दी, लेकिन सपना ने जांच कराने से इनकार कर दिया और आराम मिलने पर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। सीएमओ डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि सपना के लगभग 1 घंटे तक डॉक्टरों ने ऑब्जर्वेशन में रखा। उन्हें इंजेक्शन और ज़रूरी दवाइयां दी गई, जिससे उनकी तबीयत में सुधार हो गया। कुछ जांच की सलाह दी गई थी, जिसे सपना ने दिल्ली में कराने की बात कही। एसजीएमएच से सपना को रात में ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद ही वह अपनी टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। हाँ, और रात में आई थी कल 2:30 बजे के बाद, 2:30 पौने 3 बजे उनको पेट दर्द में शिकायत थी, तो उसके लिए उनका प्राथमिक उपचार कराया गया है यहाँ से, और उनको कुछ जांच एडवाइस किया गया था, तो उन्होंने कहा कि उसको वो जाकर दिल्ली में करवाएंगे। अब उनको रिलीव है तो फिर यहाँ से चली गई। मनाया जाएगा विश्व ग्लूकोमा सप्ताह। ग्लूकोमा की निःशुल्क जांच व उपचार के लिए आयोजित होगी शिविर।
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नेत्र विभाग में 6 मार्च से 12 मार्च तक विश्व ग्लोकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मरीजों का निःशुल्क जांच व उपचार किया जाएगा। आयोजित शिविर के संबंध में नेत्र रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि जैन ने बताया कि नेत्र विभाग वार्ड में ग्लोकोमा, जिसे हम कांचबिंद या मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी बीमारी है जो आंखों की रोशनी को धीरे धीरे कम करती है। यही नहीं, पूर्ण रूप से आंखों की रोशनी को समाप्त भी कर देती है। ग्लोकोमा के मरीजों एवं अन्य लोगों से डॉक्टर शशि जैन ने अपील की है कि शिविर में अधिक से अधिक लोग पहुंचे और इसका लाभ उठाएं। ग्लोकोमा की बीमारी की जांच करवाएं, तभी इस बीमारी के संबंध में सही जानकारी हो पाती है। इसके लिए संजय गांधी अस्पताल में निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विश्व में कांचबिंद सप्ताह मनाया जा रहा है। ये कांचबिंद सप्ताह मनाने का उद्देश्य है कि जन जागरण को कांचबिंद के बारे में जागृत किया जाए। कांचबिंद क्या है? कांचबिंद आँख वह बीमारी है जिसमें आँख की दृष्टि तंत्रिका, जिससे हमें देखने का बोध होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और यह आँख में दबाव बढ़ने के कारण होता है। इस बीमारी से आँख की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और व्यक्ति पूरी तरह अंधत हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक और बीमारी मोतियाबिंद, जिसमें सभी के लिए बहुत ज़्यादा जागृति है और अवेयरनेस है। यह बीमारी मोतियाबिंद से बिल्कुल भिन्न है। मोतियाबिंद में भी आँख की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है, परंतु मोतियाबिंद में आँख का ऑपरेशन कराने से, लेंस प्रत्यारोपण कराने से आँख की रोशनी पूर्णतः वापस आ जाती है। परंतु कांचबिंद में, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आँख की दृष्टि तंत्रिका नष्ट हो जाती है, तो ये जो भी नष्ट होती है वो परमानेंट नष्ट होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कांचबिंद का इलाज नहीं है। कांचबिंद का इलाज है इसकी जल्दी से जल्द इसका निदान कराया जाए। मतलब कि जल्दी नेत्र चिकित्सक से डायग्नोसिस कराकर यदि हम इसका निदान कर लेते हैं तो उस अवस्था में ही हम कांचबिंद को रोक सकते हैं और इससे होने वाले अंधत्व से बचा जा सकता है। यह बीमारी ज़्यादातर किस उम्र के लोगों में होती है? जनरली कांचबिंद हर व्यक्ति को अफेक्ट करता है, चाहे वह बच्चा हो, कम उम्र का हो, अधिक उम्र का हो, उसको डायबिटीज़ हो गई हो। ज़्यादातर ये उन लोगों को अधिक अफेक्ट करता है जिनमें डायबिटीज़ की बीमारी हो, जिनको चश्मे का हाई नंबर या निकट दृष्टि का दोष हो, या उसमें को किसी तरह की चोट लग गई हो, या आँखों में सूजन की बीमारी हो। इन कारणों से भी कांचबिंद हो जाता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि सावधानी से बीमारी से बचने के लिए मेनली हमें इसका जल्दी से जल्दी निदान करना, मतलब इसकी डायग्नोसिस करना है, तो हमें समय रहते हुए नेत्र चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपकी आँख की रोशनी कम हो रही है तो उसे साधारण नहीं समझें कि ये मोतियाबिंद के कारण है या चश्मे के कारण है। प्रॉपरली आप इसको नेत्र चिकित्सक से चेक कराएं और नेत्र चिकित्सक इसका बृहद परीक्षण करते हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए नेत्र चिकित्सक आंखों के दबाव की जांच करते हैं, आंख की दृष्टि तंत्रिका मतलब पर्दे की जांच करते हैं, धीरे धीरे इसका क्षेत्र दृष्टि के और आंख की नस की जांच ओसीटी मशीन द्वारा की जाती है। इन सभी जांचों के द्वारा हम ये इसका निदान करते हैं और एक बार इसका यदि निदान हो जाता है तो उपचार इसका संभव है और इससे होने वाले अंधत्व से बचा जा सकता है। जो मेडिकल कॉलेज में ग्लाकोमा शिविर आयोजित किया जा रहा है उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? नेत्र विभाग में ये इसी विश्व जो ग्लाकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है इसके तत्वाधान में ही नेत्र विभाग श्याम शाह मेडिकल कॉलेज ने नेत्र शिविर का आयोजन किया है 7 तारीख के लिए, जिसमें 9 बजे से 1 बजे के बीच में सभी लोगों का निःशुल्क ग्लाकोमा परीक्षण किया जाएगा। इसमें हम आने वाले व्यक्तियों और जो मरीज रहेंगे उनके नेत्र परीक्षण करेंगे, उनके आँखों की दबाव की जाँच होगी, जैसा मैंने बताया आँखों की फील्ड की जाँच, पेरीमेट्री की जाँच होगी और उनके ओसीटी की एक स्पेशल जांच होती है, वो जांच हम करेंगे। तो आजकल बहुत कम उम्र से ही बच्चों को नेत्र से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, वो कैसे बचें इस बीमारी से? ये आपने बहुत सही किया। आजकल छोटे से छोटे उम्र के बच्चों में नेत्र संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा वो आने लगी हैं। इसके बहुत से कारण हैं। एक पहला कारण तो आप ये समझ लीजिएगा खान पान,
जो आजकल के बच्चों का जो खान पान है, जो ज़्यादा जंक फूड जो ज़्यादा खाने लगे हैं, मतलब पौष्टिक उनका आहार कम हो गया है इसके कारण। सेकंड नंबर पे आप देखिएगा कि बच्चों में जो पहले बच्चे थे वो खेल कूद किया करते थे, फील्ड में जाया करते थे, वो बच्चों का जो है उनका जो एक व्यायाम हुआ करता था वो कम हो गया है और दिन भर वो मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, इसमें बैठे रहते हैं। इनके कारण भी बच्चों में आँखों जनित जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। और तो ये जो शिविर आयोजित होगा तो कितने दिन तक चलेगा? तीसरे नंबर पे प्रदूषण, जो आजकल पर्यावरण का जो दूषण हो गया, प्रदूषण हो गया है, इसके कारण भी बच्चों में बहुत से एलर्जिक रोग आने लगे हैं। तो ये कारण है जिसके कारण बच्चों में आंखों की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। ये कितने दिन तक चलेगा जो शिविर मेडिकल कॉलेज में? ये निःशुल्क, ये तो 7 दिन का सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पहले दिन 7 तारीख को हम इसको शिविर कर रहे हैं, एक दिन निःशुल्क रहे। मैहर विधायक के बगावती तेवर बना सकते हैं नई पार्टी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा विधायक के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य प्रदेश की खातिर नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में भले ही विधानसभा के चुनाव दूर हों, लेकिन अभी से विधायकों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। भाजपा के कद्दावर विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी की खिलाफत शुरू करते हुए नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। पहले कोविड के दौरान बगावती तेवर दिखाए और अब नए विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मुखर हैं। नारायण त्रिपाठी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार विंध्य प्रदेश नहीं बनाती है तो वह नई पार्टी का गठन कर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और चुनाव जीतकर विंध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। गौरतलब है कि विंध्य प्रदेश 1956 में विंध्य प्रदेश का विलयन कर मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। अब इसे पुनः दर्जा देने की मांग उठ रही है। नारायण त्रिपाठी ने रीवा और शहडोल संभाग के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर विगुल फूंक दिया है। ये जुनून और उत्साह, ये देख के आपको समझ में नहीं आता क्या कि बिंद के लोग क्या चाहते हैं। बिंद के लोग अब चाह रहे हैं कि हमारा बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण होना चाहिए। जिस छल कपट धोखे के साथ इसका विलय किया गया, अब लोग सब जागृत हो चुके हैं। अब बिंद बनना चाहिए, इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। इसके लिए यदि हमारी सरकार नहीं समझ पाती तो यह हमारी मजबूरी कहलाएगी कि बिंद, जिस जन्मभूमि हमारा जन्म हुआ है, उस बिंद के लिए जो कुर्बानी देना होगा देंगे। और यहाँ बिंद के लोग अपने पूरे बिंद में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर मध्य प्रदेश में सरकार बनाकर बिंद का पुनर्निर्माण करा लेंगे। मैं बहुत छोटा एक जनप्रतिनिधि हूँ मैहर विधानसभा का, और जन्मभूमि हमारी बिंद है। इसके लिए भी मेरा दायित्व तो बनता है। जो लोग नहीं सुनेंगे उनके कान बहरे हो जाएंगे और बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण होगा। जो नेता पैदा करते हैं जब वही चाहने लगे हैं तो इसको कौन रोक सकता है। बिंद का पुनर्निर्माण अवश्यंभावी है। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 900099222332 और 9425470430। धन्यवाद।